Marcel and I'm your biology instructor. तो स्टूडेंट्स हम चैप्टर कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। और इस चैप्टर के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज इम्यून डिसऑर्डर्स। इम्यून डिसऑर्डर्स तो क्या खास पढ़ते हैं हम इम्यून डिसऑर्डर में? इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम जैसा उसे काम करना चाहिए था वैसा काम नहीं कर रहा है। तो इम्यून डिसऑर्डर में बेसिकली प्रॉब्लम क्या क्या रहेंगी? या तो आपका इम्यून सिस्टम फंक्शन नहीं कर रहा होगा, फंक्शन इज स्टॉप्ड, काम नहीं कर रहा है। दूसरा है वो काम तो कर रहा है बट फंक्शंस कैसे? वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, इतना रिस्पॉन्स भी नहीं चाहिए जितना ये रिस्पॉन्स कर रहा है। और थर्ड मतलब इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहा है कि कौन सी अपनी सेल है कौन सी बाहर की, तो ये अपनी सेल्स पे अटैक कर रहा है। तो ये तीन प्रॉब्लम्स होती हैं। फंक्शन स्टॉप करने को कहते हैं इम्यून डेफिशिएंसी। इम्यून डेफिशिएंसी तो हम कितने तरह के इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को जानते हैं? एक तो होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और दूसरे होते हैं स्किड्स यानी कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो हम पहले कर चुके हैं तो हम यहां पे ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओवर रिएक्ट करने को कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी डिस्टिंग्विश ना कर पाना बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, इसे कहा जाता है क्या? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि इम्यून सिस्टम की सेल अपनी ही बॉडी की सेल्स पे अटैक कर देती है। दे आर कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी? हाइपर सेंसिटिविटी की। होता क्या है हाइपर सेंसिटिविटी? तो इसमें जो रोल रहेगा वो रोल रहेगा सीधा सीधा मास्ट सेल का और एक एंटीबॉडी का जिसका नाम है आईजीई। और ये दोनों चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सेल्स कौन सी और एंटीबॉडी कौन सी? तो होता क्या है, जब आपकी बॉडी प्राइमरली पहले बार किसी एंटीजन से इन्फेक्ट होती है, प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, तब इम्यून सिस्टम की सेल्स, अच्छा यहां पे मैं रोल किसका ले रहा हूं? एलर्जेंस का। तो पैथोजन के लिए अलग तरीके की एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं, लेकिन एलर्जेंस के लिए खास तरीके की एंटीबॉडी बनाई जाती है। द नेम इज आईजीई। आईजीई मैन्युफैक्चर होता है। तो ये आईजीई करता क्या है? ये इस एलर्जन को आके कवर कर देता है ताकि ये बॉडी को और नुकसान ना पहुंचा सके। और इस फिनोमेना को आप जानते हैं, हमने बी सेल वाले सिस्टम के अंदर इसका नाम पढ़ा था। इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइज कर देना। सम आईजीज ने ये काम किया और कुछ जो बची हुई आईजीईज हैं, सम आईजीई जो एलर्जिन को बाइंड नहीं कर पाई कारण वो थोड़ी ज्यादा बन गई थी, तो जो लेफ्ट हैं वो क्या करेंगे? दे विल गेट बाउंड टू मास्ट सेल। मास्ट सेल के सरफेस पे जाके चिपक गई। यहां पे मैं मास्ट सेल बना देता हूं और इसके सरफेस पे चिपकी हुई आईजीई बना देता हूं। ओके, तो नेक्स्ट काम क्या होता है? अब सेकेंड इन्फेक्शन आता है सेम पैथोजन का। सेम एलर्जन दोबारा बॉडी के अंदर आ गया तो एलर्जन सेम है, दूसरे बार आया है तो वो सीधा कांटेक्ट में आता है इस बार ऐसी आईजीई के जो कि किस पे बाउंड है? दे आर बाउंड टू मास्ट सेल। और मास्ट सेल को जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्ड करने की दिक्कत रहती है। मास्ट सेल फटाफट से दो इवेंट चलाती है। पहला होता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन।
ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का मतलब है आपके एयर पैसेज को कंस्ट्रिक्ट करवा दिया जाएगा ताकि और ज्यादा एलर्जिन इनहेल होके अंदर ना आ सके। तो ऐसे केस में एस्थमा लाइक कंडीशन होती है, सांस लेने में परेशानी, बहुत ज्यादा कफिंग और सांस लेने में परेशानी, सांस फूल जाती है। एंड सेकेंड वन इज वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं उन केमिकल से जो कि सिक्रीट किए हैं मास्ट सेल ने। तो वैसोडाइलेशन से क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट कर जाएंगी जिससे कि इन्फ्लामेशन अकर करती है, बहुत ज्यादा टिश्यू फ्लूइड डेपोजिशन, बहुत सारा रेडनेस आ जाना, इचिंग का आना, ये सारी चीजें। तो इस दौरान कुछ सिम्टम्स अपीयर होंगे, कुछ सिम्टम कौन कौन से? सबसे मेजर सिम्टम है रहाइनाइटिस। व्हाट इज रहाइनाइटिस? दैट मीन्स आंखें लाल हो जाना, नाक बहना शुरू हो जाना, बहुत ज्यादा छींके आना, ये सारे रहाइनाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। सेकेंड वन इज ओडीमा। ओडीमा का मतलब है टिश्यू फ्लूइड की एक्सेसिव डेपोजिशन, जैसे फेफड़ों में पानी भर जाना, दैट इज पल्मोनरी ओडीमा। जरूरत से ज्यादा ब्लड का फ्लो आना टिश्यू फ्लूइड की डेपोजिशन को बढ़ाता है। थर्ड वन आर यूट्रिकल्स। यूट्रिकल का मतलब रेड कलर के रैशेस हो जाना। एंड एक्जेमा, एक्जेमा इसका मतलब है लिक्विड फिल्ड पस्ट्यूल्स का हो जाना। ओके, तो ये चार चीजें होती हैं जो कि सिम्टम शो करती हैं किसके? हाइपर सेंसिटिविटी के। और हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है बॉडी का ओवर रिस्पॉन्स दिखाना है। एक ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल जिसे हम एलर्जिन कह रहे हैं, एक ऐसे मॉलिक्यूल के लिए इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स आना जो कि जनरली रिक्वायर्ड नहीं था। अब गुलाब को सूंघने से कई लोगों को ये चारों सिम्टम आने लग जाते हैं। 100 में से 99 लोगों को सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन जिस बंदे का इम्यून सिस्टम उस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए सेंसिटिव है उसे हाइपर सेंसिटिविटी के सिम्टम्स आएंगे, कारण उसका इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर एलर्जन के लिए रिस्पॉन्सिव था। तो ये था अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी। अब मेरे पास अगला टॉपिक आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, तो जरा देख लेते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या है। इसमें दो मेजर समस्याएं रहती हैं। पहला, आपके एंटीजन में दिक्कत है, उसे जरूरत ही नहीं थी माइमेकिंग करने की। माइमेकिंग का मतलब है नकल उतारना। तो आपके बॉडी के किसी ऑर्गन के सरफेस पे लगे हुए एंटीजन, उसकी सेल्स के सरफेस पे लगे हुए एंटीजन, जैसे हार्ट की सेल्स के ऊपर लगे हुए एंटीजन है, किडनी की सेल्स के ऊपर लगे हुए एंटीजन है, दे आर माइमेकिंग सम हार्मफुल एंटीजन। वो बिल्कुल ऐसी शक्ल बना के बैठे हैं एंटीजन जैसे किसी हार्मफुल एंटीजन की होती है। तो इम्यून सिस्टम अटैक करेगा, उसे तो लगेगा ना हार्मफुल एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट है। या समस्या है आपकी स्कैनिंग सेल की। स्कैनिंग सेल डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल, तो वो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर भी अटैक कर देगी। तो ये दो मेजर समस्याएं आती हैं। तो इसमें मैं कुछ डिजीज की बात कर लेता हूं। सबसे पहला डिजीज जो इसमें आता है दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में दिक्कत क्या रहती है? हमारे जो ग्लोमेरुलस होता है, आपने किडनी के अंदर इसे पढ़ा हुआ है, टफ कैपिलरी होता है। इसके सरफेस पे लगे एंटीजन स्ट्रेप्टोकोकस की हिमोलिटिक स्ट्रेन के सरफेस पे लगे हुए एंटीजन की माइमेकिंग करते हैं। तो इम्यून सिस्टम को तो ये लगता है ना स्ट्रेप्टोकोकस बॉडी में आ गया, तो वो ग्लोमेरुलस की सेल्स पे अटैक कर देते हैं, जिससे कि फिल्टरेशन के दौरान ब्लड के कुछ कंपोनेंट यूरिन में आना शुरू होते हैं। इससे यूरिन का कलर पिंक हो जाएगा। सबसे पहली बात, यूरिन पिंक हो गया। दूसरा, प्रोटीन्स भी फिल्टरेशन के दौरान जो कि फिल्टर्ड नहीं होने चाहिए वो भी बाउमैन कैप्सूल में एंट्री ले जाएंगे और आपके यूरिन में प्रोटीन्स होंगे, जिस वजह से यूरिन फोमी होगा, झाग सी बन जाएगी। दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें दिक्कत थी एंटीजन की। सेकेंड वन इज ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिजीज, अब ग्रेव्स डिजीज में क्या है? स्कैनिंग सेल का डिफेक्ट है। थायराइड ग्लैंड के जो थायराइड सेल्स होती हैं उसके सरफेस पे लगे रिसेप्टर पे आके अटैक कर देती हैं। कौन? एंटीबॉडीज, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो राइट और रॉन्ग की पहचान कर पाए।
तो जब थायराइड की सेल्स के रिसेप्टर पे आके एंटीबॉडीज अटैक करेंगी तो थायराइड की सेल तो स्टिमुलेट हो जाएगी, उसे लगेगी कि मुझे सिग्नल मिला है कि हाँ मुझे कुछ बनाना है। क्या बनाएंगे? T3 एंड T4 हार्मोन। इससे बॉडी में T3 T4 हार्मोन का लेवल यूजुअल से अप रहना शुरू होगा। इससे हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, घबराहट रहना शुरू हो जाता है, बॉडी में से हीट निकलना शुरू हो जाता है, स्किन डल पड़ जाती है। दे ऑल आर सिम्टम्स ऑफ ग्रेव्स डिजीज। थर्ड डिजीज है हमारे पास मिस्थैनिया ग्रेविस। मिस्थैनिया ग्रेविस की क्या समस्या रहती है? ये स्कैनिंग सेल का डिफेक्ट है। फिर से इसमें साइनैप्स, जहां पे केमिकल कंडक्शन होती है दो न्यूरॉन के बीच में, वहां पे रिसीविंग न्यूरॉन के डेंड्राइट के सरफेस पे लगे हुए एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं एंटीबॉडीज की वजह से। अच्छा, अगर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ब्लॉक है तो एसिटाइलकोलिन डेंड्राइट के रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच नहीं कर पाएगी। इससे डेंड्राइट के सोडियम चैनल ओपन नहीं हो पाएंगे और इंपल्स कंडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही है, मैसेज ढंग से डिलीवर नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स पर्सन जरूरत से ज्यादा डिजी रहेगा, वो सुस्त सा रहता है। मिस्थैनिया ग्रेविस कहते हैं इसे। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये भी न्यूरॉन से रिलेटेड है। इसमें माइलिन शीथ के ऊपर अटैक हो जाता है। माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय करवा दी तो पर्सन को डिलीरियम जैसी कंडीशन रहती है, यानी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहती है। नेक्स्ट वन पैरिनीशियस अनीमिया। इसमें आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर लगे हुए विटामिन B12 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं एंटीबॉडीज की एक्शन की वजह से। अगर विटामिन B12 रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है तो सीधा सा मतलब आरबीसी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी और अनीमिया हो जाएगा। मैंने आपको कराया पैरिनीशियस अनीमिया। इसमें विटामिन B12 की कमी की वजह से, कारण वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, कारण उसे अब्सॉर्ब करने वाले रिसेप्टर्स ब्लॉक्ड पड़े हैं, तो ये समस्या रहती है, अनीमिया हो जाता है। मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी आपको पढ़ा दिया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दिक्कत माइलिन शीथ वाली थी। नेक्स्ट र्यूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसे RA फैक्टर भी कहते हैं। तो इसमें एंटीबॉडीज की समस्या रहती है। एंटीबॉडीज आपके साइनोवियल जॉइंट की मेम्ब्रेन के पे जाके अटैक कर देते हैं। वो मेम्ब्रेन बेचारी इन्फ्लामेट हो जाती है, जरूरत से ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड की सिक्रीशन शुरू कर देती है, जो कि जॉइंट में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। इससे जॉइंट में सूजन रहना शुरू होती है। धीरे धीरे जॉइंट का जो कार्टिलेज होता है वो इरोड हो जाता है। वो इरोड होने के बाद तो जॉइंट बिल्कुल ही इमूवेबल हो जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रूमेटाइड आर्थराइटिस। और इसमें RA फैक्टर का इश्यू रहता है। वो RA फैक्टर इन एक्चुअल एंटीबॉडी है जिनका नाम है IgM। लास्ट डिजीज मेरे पास है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, कारण आपका इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स पे अटैक कर देता है, पेनक्रियास की बीटा सेल। अब बीटा सेल का फंक्शन था इंसुलिन बनाना, बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो गई तो बॉडी में इंसुलिन नहीं रहेगा, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड रहेंगे और इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहा जाता है। तो ये थे मेरे आज के 2 टॉपिक, इम्यून डिसऑर्डर्स जिसमें मैंने पढ़ा हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में। आई होप यू लाइक द लेक्चर, आपको चीजें समझ में आई होंगी। हम नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर देखेंगे अबाउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड अलाइजा। थैंक यू सो मच।